Welcome back to Commerce Hub. Today we will discuss or learn or examine the new topic that is एनरॉन केस स्टडी। ठीक है, तो एनरॉन के बारे में तो हमें सबको ही पता है, जो भी कॉमर्स फील्ड में है, जो फाइनेंस में है, ठीक है, जो अकाउंटिंग में है वी कैन से। तो एनरॉन का केस सबको ही पता है कि ये एक ऐसी कंपनी थी जो हमारे इट इज़ द बिगेस्ट स्कैंडल और इन द अकाउंटिंग फर्म्स इन द बिजनेस। ठीक है, और इसके जो सीईओ थे, ठीक है, वो जेफरे स्किलिंग, उन्हें जो है 24 साल की 24 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। ठीक है, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था इन अगस्त 2001। और सितंबर में जो है कंपनी ने एडमिट किया था, और सितंबर या फिर अक्टूबर में, कि हाँ उन्होंने जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के खिलाफ जाके मतलब अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़ की है, और दिसंबर में जो है कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी इन 2001। इन 2001 तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एनरॉन कंपनीज है अमेरिकन एनर्जी ट्रेडिंग। तो एनर्जी ट्रेडिंग क्या होता है ना, कंपनीज को जो है अपनी प्रोडक्शन के लिए या फिर प्रोडक्शन को एफिशिएंटली इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जीज चाहिए, है ना। तो क्या होता है ना, कंपनी जैसे अब एक कंपनी है, फॉर टेक हाइपोथेटिकल एग्जांपल एक्स वाई जेड कंपनी है, जिसके पास 15 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, उसमें से उन्होंने 10 यूनिट्स यूज़ कर ली है। ठीक है, दे यूज इट। उसमें से 5 डिफरेंस क्या बना, 5। तो 5 यूनिट जो है बच गया, तो 5 यूनिट क्या करेंगे, वो इसे सेल कर देंगे। ठीक है, एनरॉन कंपनी को। और एनरॉन क्या करेगा, वो जिसको ज़रूरत है, जिस कंपनी को, लाइक से एबीसी कंपनी, तो एबीसी को ज़रूरत हो तो उसको जो है 5 यूनिट्स बेच देंगे। जस्ट लाइक दी वंतारा, हमारे इंडिया में जो वंतारा लॉन्च हुआ है, जस्ट लाइक दैट वो कार्बन फुटप्रिंट्स को खरीद रहे। they are buying the footprints and selling it to the companies who are really in need of them. Okay, it was founded in 1985 and it was considered one of the most innovative companies in the world. ये बहुत इनोवेटिव आइडिया था ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप एनर्जी को खरीद के सेल कर रहा है। इन जस्ट अ सर्विस बेस्ड कंपनी है ना, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री था। Enron collapsed due to the accounting fraud in 2001 and it is the biggest scandal in the history. Collapse of Enron कैसे हुआ था, what are the issues were? First is the accounting fraud. Okay, first was the accounting fraud, that is the market to market accounting। मतलब वो अपनी बुक्स में जो है अपना प्रॉफिट दिखा रहे थे, लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट्स था। ठीक है, लॉस मेकिंग कंपनी को जो है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी दिखा रहे थे, जो कि बहुत ही अनएथिकल है। ठीक है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल खिलाफ है। और डेप्थ वॉज केप्ट हिडन इन द बैलेंस शीट। ओके, जो हमारा उनका उधार, जो डेप्थ फाइनेंस जो थे, वो जो है हिडन रखा हुआ था, वो दिखाया ही नहीं रखा था। एथिकल फेलियर था। एथिकल फेलियर मतलब जो कंपनीज होती है जब चलती हैं तो उन्हें एथिकल होना चाहिए। ठीक है, वो हर एक लॉज को, रेगुलेशन के कंप्लायंस में उन्हें अच्छे से फॉलो कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है वो बताना पड़ता है। ठीक है, तो वो एथिकल फेलियर था, अनएथिकल कंपनी थी। एग्जीक्यूटिव्स मैनिपुलेटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इन्फ्लेट द शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाया जा रहा था। ठीक है, एम्प्लॉयज इन्वेस्टर्स मिसलेड, ऑब्वियसली बात है, जो शेयर होल्डर्स थे, जो ओनर्स थे कंपनी के, उनको मिसलेड किया गया था। गाइस मैं आपको बता दूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है और जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो अलग होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग है और शेयर होल्डर्स अलग है। मतलब जो ओनर्स है वो अलग है। ठीक है, जो उस कंपनी में पैसा लगा रहे इन्वेस्टर्स वो अलग है, वो ओनर्स है उस कंपनी के। ठीक है, पर जो उसको मैनेज कर रहे हैं, जैसे सीईओ, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव, वो ओनर्स नहीं है, वो क्या है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ की तरह, मतलब वो मैनेज कर रहे हैं उस कंपनी को। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज इन्वेस्टर्स थे वो मिसलीड किया गया था। टॉप मैनेजमेंट सोल्ड देयर प्राइसेस व्हाइल इनकरेज द एम्प्लॉयज टू बाय। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर होता है जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है जो कंपनी को जो है
एक कॉर्पोरेट लॉज, जो कॉर्पोरेट लॉ होते हैं ना, उसके हिसाब से चलना होता है, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड ऑफ दिस, लाइक जैसे कि जो कंपनी होता है ना, उनके अपने लॉज होते हैं, जैसे कंपनी लॉ होता है, ठीक है, उनके अपने लॉज होते हैं, तो उसके वो जो है खिलाफ जा रहे थे, ऑब्वियसली बात है। उन्होंने अब जैसे मैनेजमेंट ने एक अपना लॉ बना लिया, ठीक है, तो वो उस चीज़ को वो भी कर सकते हैं कि नहीं चलो छोड़ो, हम इस लॉ को क्यों मान रहे हैं, है ना, हम क्यों मान रहे हैं, हम है ना भाई। तो ऑब्वियसली बात है, मैनेजमेंट कुछ भी कर सकती है। अगर वैसे भी कहा जाता है कि अगर किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर अच्छे नहीं हैं, वो रिलायबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, मतलब अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं ना, तो वो जो है मैनेजमेंट को मॉनिटर करने में फेल है, तो उसमें क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर है, ठीक है। वो कंपनी के शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में ना होके अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट इग्नोर्ड, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, मतलब हर चीज़ जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में दिखाया नहीं जा रहा था, इट वॉज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इग्नोर्ड किया जा रहा था, ठीक है, हिडन था सब कुछ, जैसे कि डेप्थ फाइनेंस जो है हिडन, मतलब दिखाया ही नहीं रहे थे वो, ठीक है। रोल ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स कौन होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं कि जो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है कि वो ठीक बनाई है कि नहीं बनाई है। आर्थर एंडरसन, और आर्थर एंडरसन जो थे, इट्स द बिगेस्ट फर्म इन द अमेरिका रिलेटेड टू ऑडिटर्स, ठीक है, ये रिव्यू करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं जो रिव्यू करते हैं। वो डिस्पोज हो गई थी, ठीक है, वो जो है क्यों, क्योंकि उन्होंने जो अपना काम ठीक से नहीं किया, उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के खिलाफ जाके काम किया, ठीक है। डिस्ट्रॉयड ऑडिट डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उन्होंने ऑडिट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो छुपा दिए थे, और जो उन्होंने डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर दिए थे। लॉस्ट क्रेडिबिलिटी एंड इवेंचुअली कोलैप्स, ओके, ऑब्वियसली बात है, पब्लिक का जो भरोसा था वो इनसे उठ चुका था बिल्कुल एकदम से, ऑब्वियसली, और पब्लिक इंटरेस्ट जो था, पब्लिक का जो भरोसा था वो बिल्कुल ही उठ गया था अकाउंटिंग फर्म्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर से, जो इंटरनेशनल बॉडीज है उनके ऊपर से, ठीक है। thousands of employees lost their jobs in retirement, ठीक है, investor lost the billions of dollar, और ये जो अर्थन एंडरसन थी, ये जो कंपनी, जो ये अकाउंटिंग फर्म थी, ये डिसॉल्व हो गई थी, पब्लिक का इंटरेस्ट जो है बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था। अब हमें इसे की लेसन क्या मिलता है, पहले तो मिलता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल लीडरशिप, कि अगर जैसे रतन टाटा बहुत ही एथिकल है, आपको पता है रतन टाटा जो थे बहुत ही एथिकल है, अगर लीडर ही एथिकल होगा तभी इम्प्लॉयज एथिकल बनेंगे, है ना, मतलब वो जो अगर सोसाइटी, उन्होंने अगर प्रॉफिट जनरेट किया, अगर उन्होंने सोसाइटी से कुछ लिया है तो सोसाइटी को रिटर्न बैक करते हैं, है ना, तो वो एथिकल हुआ, ठीक है, कि वो जो है सारे के सारा काम जो है लॉज और रेगुलेशंस के अंडर कर रहे हैं, ठीक है। नीड फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, आपका कितना रिस्क है, ठीक है, जो रिस्क है वो मैनेज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है कि हमें नीड फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स, कि हमारे रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मतलब हमें जो कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल ऑडिटिंग, और इस बात अगर ऑडिटिंग अच्छी तरह से हुई होती तो हमें ये सब कुछ पहले ही पता लग जाता है, पर ऑडिटिंग में ही खराबी गड़बड़ी थी, तो ऑब्वियसली बात है हमें पता ही नहीं चला। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग होनी चाहिए, मतलब किसी का भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए, कोई बायस जजमेंट नहीं होनी चाहिए। एक्टिव रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसा बायजूस का भी आपने देखा है कि वहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यही किया है, ठीक है, उन्होंने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को के साथ खराबी की है, मतलब जो है लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी दिखाया गया है। तो वही चीज़ है कि मतलब एक्टिव जो रोल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो सही नहीं था, ठीक है। अब इस सब से क्या हुआ, सर्बेंस ऑक्सले एक्ट, ये एक्ट आया था 2002 में, और इस एक्ट में क्या था, स्ट्रॉन्गर कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉस, मतलब जो इंटरनेशनल बॉडीज थी अकाउंटिंग फर्म को लेके उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस बनाए कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको ये सज़ा मिलेगी, आपको अगर आपने ये नहीं किया तो आपको ये सज़ा मिलेगी, ठीक है। ऑडिटर इंडिपेंडेंस, ऑडिटर को बिल्कुल इंडिपेंडेंस दी गई थी, पूरी फ्रीडम थी कि अगर आपको कोई भी दिक्कत, अगर कोई भी आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी इस तरह से गलत कर रही है या फ्रॉड कर रही है, तो आप जस्ट इमीडिएटली हैव टू रिपोर्ट इट। CEO CFO जो थे रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन्हें ऑब्वियस बात है क्योंकि वो डे टू डे ऑपरेशन कर रहे हो, तो वो जो है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। इम्प्रूव द इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स मैंने बताया जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट जो होती है, ठीक है, कि आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कैन से, हाँ, कि जो हम अब जैसे कि कोई हमारे कोई एम्प्लॉय है, वो जो है पैसे चोरी कर रहा है हमारी कंपनी से, ठीक है, तो अगर वो जैसे हमारी कंपनी से पैसे चोरी करता जा रहा है तो हमें वो इम्प्रूव करना चाहिए, हमें पता लगना, एकदम से पता लगना चाहिए कि कोई हमारी कंपनी से इतना ज़्यादा मनी जो है इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब मनी इवेजन हो रही है, ठीक है, मनी की चोरी हो रही है, स्टीलिंग हो रही है, तो वो इंटरनल कंट्रोल्स में आता है कि अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, कंपनी में, तो वो हमें एकदम से इमिडिएटली पता लगना चाहिए। अगर हमें 5-6 साल पता लग रहा है कि हमें किसी ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, कोई हमारे साथ हमारी एम्प्लॉय कोई फ्रॉड कर रहा है, फिर मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, फिर तो वो मतलब हमारी इंटरनल कंट्रोल क्या है, एफिशिएंट नहीं है ना, वीक है, वीक इंटरनल कंट्रोल्स है, हमें फ्रॉड का अगर पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, तो अगर इम्प्रूव्ड होंगे तो हमें कंपनी की बेनिफिट में दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ था एनरॉन केस का। अब जैसे अभी आपने शार्क टैंक में देखा होगा, लिविशा है जो डॉक्टर मनोज दास है ना, जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत फेमस भी हो रखा है, तो वो भी एक अनएथिकल बिजनेस ऑपरेशन है, सॉरी, ठीक है। लेमन ब्रदर्स थे, उन्होंने भी अनएथिकली किया था। तो बेसिकली हमें यही पता चलता है कि अगर हम बिजनेस कोई कर रहे हैं तो वो एथिकल होना चाहिए, ओके, वो एथिकल बिजनेस होगा तभी तो कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बनेगा, गवर्नमेंट का ट्रस्ट बनेगा, कस्टमर्स का ट्रस्ट बनेगा, सप्लायर्स जो हमें सप्लाई रॉ मटेरियल करते हैं उनका भी ट्रस्ट होगा, तो ये जो है उसकी रेपुटेशन को भी बहुत, जैसे रतन टाटा है, रतन टाटा इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस एथिकल बिजनेस, ठीक है, उनके एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड रहते हैं, ठीक है, उनके कस्टमर्स, हम कभी ये नहीं सोचते कि हाँ भाई यहाँ पे कोई खराबी होगी इस प्रोडक्ट में, है ना, क्योंकि हमें इतना ट्रस्ट है उन पर, ऑब्वियस वाला, क्योंकि वो एथिकल बिजनेस ऑपरेशन करते हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट द बिजनेस शुड बी ऑलवेज एथिकल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटल, हमेशा सस्टेनेबल होना चाहिए, ओके। So this is what all the Enron case study. Thank you very much for watching this video. Thanks for watching.